जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अर्जुन सिंह पवार है और आज हम लोग एक नई वीडियो लेके आए हैं जो CUET के लिए स्पेशल है। ठीक है, CUT का एग्जाम बहुत जल्द कंडक्ट होने वाला है आपका। जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम को आपको क्रैक करना होता है, जिसमें मैथमेटिक्स भी एक अपना अच्छा रोल प्ले करता है। मैथमेटिक्स भी 200 मार्क्स का आता है इसमें, जिसमें कि आपको 45 मिनट्स आपको मिलती है और 45 मिनट्स में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, जिसमें दो सेक्शंस आपके पास होते हैं। एक क्वेश्चंस मैंडेटरी होता है सेक्शन ए, और सेक्शन B1 और सेक्शन B2 दो सेक्शंस में होते हैं। और उन दो सेक्शनों में आपको रिमेनिंग क्वेश्चन 35 मिलते हैं। उन 35 में से आपको केवल 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ओवरऑल आपको पूरे 50 क्वेश्चंसों में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन 40 अटेम्प्ट करने हैं। वो चॉइस लिखी हुई होती है, अटेम्प्ट एनी 40 क्वेश्चंस। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। एक मिनट बाद समझेंगे मेरी। देखिए, देखो दोस्त, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना। आप आपके पास जो CUET है जो CUET है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, सब ये इसी के अंदर, जवाहर यूनिवर्सिटी। बहुत सारी बेहतरीन बेहतरीन यूनिवर्सिटी, हमारी टॉप 10 यूनिवर्सिटी इस सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम जो कंडक्ट कराती है, CUT इसमें आती है। यदि आपका ड्रीम है, आप चाहते हैं कि आपको आपके इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आपको जाने का मौका मिले और उसका एंट्रेंस एग्जाम आप क्रैक कर पाए, तो आप इन जो आज से आपके लिए एक मॉक टेस्ट पेपर लगाए गए हैं। आज हम पार्ट 1 यानी इस CUT का मॉक टेस्ट पेपर का पार्ट 1 आज रिलीज करेंगे आपके लिए, जिसमें आपको जो सेक्शन ए होगा उसका वीडियो आपको आज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या। देखो, जो इसमें मैथमेटिक्स होता है, मैं अपनी मैथ्स के बारे में बात करूंगा और बाकी डिटेल्स आपको बहुत जल्द वीडियोस की अपलोड कर दी जाएगी हमारे चैनल मेक इजी एकेडमिक पर। पूरी डिटेल्स, पूरा डिस्क्रिप्शन की पेपर में जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन है, GT कितने मार्क्स का आता है, ठीक है, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन कितने होते हैं और किस किस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी डिटेल्स आपको हम बहुत ही जल्द करेंगे। फिलहाल अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ CUET में मैथमेटिक्स का पोर्शन, जो इधर काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, इस मैथमेटिक्स में दो पार्ट होते हैं, यानी दो तरह के मैथ्स होते हैं। एक होता है कोर मैथ्स। इस कोर मैथ्स को आप बोलते हैं प्योर मैथमेटिक्स, जो साइंस वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं 11th और 12th में। 11th और 12th में, ठीक है ना। कोर मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग प्योर मैथमेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। ये मैथमेटिक्स कॉमर्स वाले बच्चे ज्यादातर पढ़ते हैं, या जिनको अप्लाइड डायरेक्ट अप्लाई करना होता है। इसमें आपके पास स्टैटिक्स का मेन रोल प्ले होता है, इंडेक्स इसी के अंदर आती है। ठीक है, जिनका साइंस वालों से कोई कनेक्शन नहीं होता है, यानी साइंस वाले से नहीं पढ़ते। साइंस वाले पढ़ते हैं कोर मैथमेटिक्स, यानी क्लास 11th और 12th जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ते हैं NCERT, जो बेसिकली पढ़ के आए हैं आप लोग। अप्लाइड मैथमेटिक्स बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो साइंस वाले स्टूडेंट है वे अपने, इसमें आपको टोटल जो होते हैं 35 क्वेश्चंस होंगे आपके पास इस वाले सेक्शन में। इस सेक्शन को बोलते हैं हम लोग सेक्शन B1। क्या बोलेंगे आप इसे? सेक्शन B1 बोलेंगे, जिसके अंदर 35 क्वेश्चंस होंगे। उन 35 क्वेश्चन में से आपको केवल अटेम्प्ट करने होंगे ओनली 25 क्वेश्चंस, जो कि MCQ पैटर्न पर डिपेंड होंगे, यानी पूरा पेपर MCQ में होगा। ओके, ये सेक्शन B1 होता है। ठीक है, और ये होता है सेक्शन B2। ये होता है सेक्शन B2 अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो यानी ये आपको अटेम्प्ट नहीं करना। साइंस वाले स्टूडेंट्स जिनके पास कोर मैथमेटिक्स होता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं है, उनके लिए ये सेक्शन B1 होता है। ठीक है, जिसमें से 35 क्वेश्चन में से उन्हें केवल 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें अप्लाइड मैथमेटिक्स। जो जिनके लिए B1 है वो केवल B1 अटेम्प्ट करेगा, और जिनके लिए B2 सेक्शन है वो B2 सेक्शन अटेम्प्ट करेगा। यानी इन दो सेक्शन में से B1 और B2 में से आप वो चॉइस करेंगे जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम अपने सब्जेक्ट, अपने डोमेन को फिल किया होगा। ठीक है ना, उनमें मेन 4 सब्जेक्ट आपने डोमेन लिए होंगे। मेन 4 लेते हैं हम लोग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और बाकी कोई एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट भी ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर बिल्कुल एक अलग होता है इनका यहाँ पर। ठीक है ना, जो भी आपने चूज किए होंगे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो CBSE में NCERT की बुक है
वो कोर मैथमेटिक्स वाली है, उसके लिए सेक्शन B1 आप अटेम्प्ट करेंगे साइंस वाले, B2 अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ये उनके लिए जिनके पास 11th और 12th में अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है, बोलते भी हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर भी देते, ठीक है ना, तो वे इसको अटेम्प्ट करेंगे। ये जिनके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो सेक्शन B1 अटेम्प्ट नहीं करेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जो सेक्शन ए होता है, इसमें जो सेक्शन ए आता है जो सेक्शन ए आता है आपके पास, इस सेक्शन ए में ये दोनों के लिए मैंडेटरी होता है अटेम्प्ट करना, सेक्शन यानी कोर मैथमेटिक्स वाले के लिए भी और अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले के लिए भी, दोनों के लिए करना इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ठीक है। इसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं और 15 के 15 ही क्वेश्चंस उसे पूरे ओवरऑल अटेम्प्ट करने होते हैं, इसमें नो चॉइस, ठीक है ना, इसमें कोई भी चॉइस नहीं होती, देयर आर नो ओवरऑल चॉइसेस इन दिस क्वेश्चंस, ठीक है। इन क्वेश्चनों में कोई भी चॉइस नहीं मिलेगी, इसमें ना और करके मिलेगा ना क्वेश्चनों के अंदर लिखा मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। इतनी बात मैं आई होप मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करें इसमें, अब आपको मैं इंस्ट्रक्शन दिखा देता हूं कि इंस्ट्रक्शंस क्या है, इसके अब चलते हैं हम अपनी प्रीवियस स्लाइड की तरफ। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, यानी आपको 15 क्वेश्चन तो सेक्शन ए से अटेम्प्ट करने, जो मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, करने ही करने, छोड़ना नहीं है। कोर मैथमेटिक्स है तो सेक्शन B1 आप अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें 35 क्वेश्चन दे जाएंगे, आपको 25 क्वेश्चन करने, यानी 25 और प्लस 15 मिलाकर आप 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50 में से, ठीक होगी बात यहां तक। अब मैं बात करता हूं आपसे बहुत ही बेसिकली, इसमें एक क्वेश्चन सही होने पर कितना आपको बोनस मिलेगा और एक क्वेश्चन इनकरेक्ट होने पर आपके कितने मार्क्स को डिडक्ट किए जाएंगे। आइए मैं आपको इंस्ट्रक्शन में समझाता हूँ ये बातें सारी की सारी, देखिए आपको आई होप ये दिख रहा होगा बोर्ड पे। आई होप सो ये आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस है मैथमेटिक्स का सेक्शन का, तो मैथमेटिक्स सेक्शन का इंस्ट्रक्शन में क्या क्या है समझते हैं। बाकी सबके लिए भी ये देखो उसने क्या लिखा हुआ है, समझिए। सेक्शन ए विल हैव 15 क्वेश्चन कवरिंग बोथ, दैट इज मीनिंग वो बताना चाह रहा है आपको कि भाई जो सेक्शन ए है वो विल हैव 15 क्वेश्चंस कवरिंग किए गए दोनों के लिए, बोथ मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मतलब जिनके पास कोर मैथमेटिक्स है, ठीक है, और अप्लाइड मैथमेटिक्स विच विल बी कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, दोनों कैंडिडेटों के लिए 15 क्वेश्चन मैंडेटरी है जो अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन B1 में अभी जो मैंने आपको बताया 35 क्वेश्चन होंगे फ्रॉम अप्लाइड मैथमेटिक्स, आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चन, 35 में से आपको केवल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, only 25 question need to be attempted। इसलिए सेक्शन B2 है will have 35 question purely from mathematics out of which 25 question will be attempted। और आपको क्या करने होंगे इसमें, जो उसमें लिखा हुआ है सेक्शन B2, देखिए सेक्शन B1 और सेक्शन B2 वहां पे लिखा हुआ मिलेगा आपको जनरल इंस्ट्रक्शन में, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि B1 किसके लिए अप्लाई हो रहा है, B2 किसके लिए अप्लाई हो रहा है। एक बार जनरल इंस्ट्रक्शन हमेशा ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ लेना, जनरल इंस्ट्रक्शन को केवल ध्यान से पढ़ लेना, B1 किसके लिए अप्लाई किया जाए, B2 किसके लिए। यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन उसने बताया अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों के लिए है और B2 जो है साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। करेक्ट आंसर और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 5 मार्क्स प्लस, कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स। एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 5 नंबर मिलने हैं। एनी इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क विल बी गिव -1 मार्क, तो यदि एक भी क्वेश्चन गलत होता तो उसको आपको -1 डिडक्ट कर देंगे, यानी 5 क्वेश्चन गलत होने पर आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद कहा उसने आपको अनआंसर्ड या मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी गिवन नो मार्क, यदि आपने किसी पे कोई आंसर नहीं दिया है, कोई मार्क नहीं किया हुआ, तो उस पर आपको 0 मार्क मिलेंगे। इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, यानी आपने 2 उसमें टिक कर दिए और उसमें 2 में जो कह रहा है कि मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, यदि आपने उनमें से 2 में से आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ उसके दोनों क्वेश्चन के आंसर ठीक है वे जो ऑप्शन में दिए गए हैं और आपने दोनों ही सर्कल कर दिया, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको ये दिया जाएगा कि दोनों को करेक्ट कर लेगा उसमें से, यानी एक जो भी करेक्ट है जो उसके लिस्ट में होगा करेक्ट उसको आप कंसीडर करके वो आपको मार्क्स कंसीडर कर देगा,
ठीक है ना। लेकिन वे ध्यान रखें कि उस एक क्वेश्चन के में 2 सॉल्यूशन करेक्ट होने चाहिए उस ऑप्शन के अंदर। If all options are found to be correct, then 5 marks will be awarded all those who attempted the questions. None of the options is found correct or question is found to be wrong or question is dropped, then all candidates who have appeared will be give 5 marks. ठीक है, गलत भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन तो उस पर आपको अवार्ड मिल जाएगा। ठीक है ना, यदि ऑप्शन उसके उससे मैच नहीं कर रहे तो आपको उसमें भी आपको 5 मार्क्स का बोनस पॉइंट मिलेगा। और लास्ट में ये लिखा भी होता है कि कैलकुलेटर एंड एनी इलेक्ट्रिक गैजेट्स आर नॉट परमिटेड, ये परमिट कभी नहीं किया जाता है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बेसिक सी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ध्यान रखिए पहले जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी सीयूटी के बैठने के पहले। मॉक टेस्ट पेपर में यहाँ पे बताया गया है कि जो B1 है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए और B2 बताया गया प्योर मैथमेटिक्स वालों के लिए। ठीक है, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केवल मैं सेक्शन ए पढ़ाने वाला हूँ जिसमें आपको 15 क्वेश्चन दिए गए जो दोनों पार्ट के लिए B1 वालों के लिए भी और B2 वालों यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों के लिए भी और कोर मैथमेटिक्स वालों के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से। उसने कहा करेक्ट द ऑप्शन फर्स्ट है इफ y इज इक्वल टू a x की पावर n प्लस 1 प्लस b x की पावर माइनस n, तो देन x स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज एन वाई ऑप्शन है। एन वाई करेक्ट है, एन स्क्वायर वाई करेक्ट है, एन इंटू एन माइनस वाई करेक्ट है या एन एन प्लस 1 वाई करेक्ट है। कौन सा इसमें करेक्ट है वो आपको बताना है। देखिए आइए समझते इस बात को, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इस चीज के कंसेप्ट को, क्या ना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए चलिए समझते हैं कंसेप्ट क्या है आपका और इसमें आपको करना कैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा डील करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, उसने लिखा y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस बी एक्स की पावर माइनस n। उसने कहा एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सा कंसेप्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए ऑन बोथ साइड। डिफरेंशियल का आपको लॉजिक पता भी है, जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स को आप लिख सकते हैं y1 भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए, पावर साइड में आ जाती है, वन लेस ऊपर बच जाता है, n प्लस 1 एक्स की पावर n बच गई क्योंकि जब तुम इसका डिफरेंशियल करोगे पावर साइड में मिल जाएगी, माइनस का b इंटू एक्स इंटू एन इंटू एक्स की पावर माइनस एन, ये भी बात समझ में आ गई होगी। पावर साइड में आ गई इसकी, वन लेस ऊपर हो गया डिफरेंशिएट करते टाइम। ठीक है, इसका फिर से आप अगेन डिफरेंशियल कर दीजिए। क्यों कर दीजिए, आपसे 2 बार पूछा गया है इस क्वेश्चन में डिफरेंशियल, कितने बार, 2 बार। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी ये हो गया y2 हो गया तो इट सेंस। अब देखिए पावर साइड में ले आइए, ए एन एन प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, पावर साइड में आ गई, आपके पास ये आ गया। और उसके बाद माइनस, इसको पावर को साइड में ले आएंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस n n प्लस 1 इंटू बी, और ये x गलत है, यहाँ पे x नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये x नहीं है यहाँ पे, ये वाला पार्ट में x नहीं आएगा। ठीक है, तो n कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ गया b n n प्लस 1 b x की पावर n माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट समझ में आ गया क्योंकि पावर साइड में आएगा तो माइनस का n माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पे। आई होप सो अब आपको मेरी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब आपसे किससे मल्टीप्लाई करने को कहा उसने, एक्स स्क्वायर से, तो ऑन बोथ साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरे को। तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ए एन एन प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n, क्योंकि 2 से करोगे तो देखो ध्यान समझो, एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 2, तो पावर मल्टीप्लाई करने से पावर ऐड हो जाएगी तो कितनी बच जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 आ गया, तो एक्स की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे n प्लस 1, कितना आ जाएगा सॉरी n प्लस 1 प्लस n n प्लस 1 इंटू बी, यहाँ पे करेंगे तो माइनस का पावर में कितना है माइनस n माइनस 2 ऐड कर दो 2, तो कितना होगा केवल x की पावर माइनस n। उम्मीद करूँ ये बात मेरी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब आइए बढ़ते हैं आगे कंसेप्ट की तरफ, क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। अब देखिए आपको लिखा गया है यहाँ पे, यदि आप ध्यान से देखें ये रहा a और ये रहा x की पावर n प्लस 1 और इन दोनों में से कॉमन आ गया n n प्लस 1, कॉमन ले लीजिए n
n+1 को, तो अंदर क्या बचा a x की पावर n+1 प्लस b x की पावर -n, और इस वैल्यू की, इस पूरे की वैल्यू क्या है y है आपके पास, क्या है y, तो रख दीजिए इसमें, तो कितना आगे पास y इंटू n+1, ये आपके पास आ गया x² d2y अपॉन dx² का सॉल्यूशन। उम्मीद करूंगा कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको बात मेरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मॉक टेस्ट पेपर सेक्शन 1 जो मैंडेटरी है दोनों बच्चों के लिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों के लिए भी और कोर मैथमेटिक्स वालों के लिए भी, उसका पहला क्वेश्चन मैंने अभी आपको करा दिया है। 15 क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। चलिए पहले क्या लिख रहा है यहाँ पे, क्या नहीं लिख रहा है। देखिए उसने कहा एट रैंडम वेरिएबल x has takes value 0 1 2 3 and with probability p x comma x is equal to k x plus 1 upon 5 की पावर x where k is constant then p x equal to 0, p x equal to 0 पर हमें वैल्यू बतानी क्या आएगी, वो वैल्यू बतानी 7 upon 25 आएगी, हमें वैल्यू बतानी वो 18 upon 25 आएगी, या वैल्यू आएगी 13 upon 25, या वैल्यू आएगी 16 upon 25। आप बताइए क्या आएगी वैल्यू, क्योंकि टॉपिक तो आपने भी पढ़ रखा है 12th में, अच्छे से टॉपिक है ये वाला भी। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी में इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो आपको चेक मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, कि हमने कैसे जीपी का यूज प्रोबेबिलिटी में किया। जीपी एक सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट है, सेम यही क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का एक दूसरा क्वेश्चन है ये। इसमें हम इस प्रोबेबिलिटी में हम कैसे सीक्वेंस एंड सीरीज का यूज करने वाले, आइए इस बात को समझेंगे। एक चीज और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, देखो दोस्तों, जो ये सीयूटी का तुम आप एग्जाम देने जा रहे हो उसमें एक चीज ध्यान रखना, आपका जो 30% जो सिलेबस सीबीएसई ने रिड्यूस किया था आपके लिए वो इसमें है। ठीक है ना, वो इसमें है, एक चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं कहना क्या चाह रहा है, लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन है आपके पास पी एक्स इजकल टू एक्स, क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसने, कि पी एक्स इजकल टू एक्स इज इक्वल टू, उसने जो बताया मुझे वो कितना बताया भाई, जो मुझे बता रहा है वो कितना बता रहा है, वो बता रहा है के एक्स प्लस 1 इंटू 1 अपॉन के एक्स प्लस 1 के एक्स प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 5 की पावर x। एक बार चेक कर लेते हैं यही लिखा हुआ है क्या, के एक्स प्लस 1 के एक्स प्लस 1 1 अपॉन 5 की पावर x, 1 अपॉन 5 की पावर x। यस, इसमें बताया 0 1 2 3 4 5 रखते चले जाइए, पहले प्रोबेबिलिटी बनाते हैं, ध्यान से समझो। चलिए क्या क्या आ रहा है, यहाँ रखो x जगह 0 रखो पहले, पी एक्स इक्वल टू 0 कितना है आपके पास, के 0 रखा, 0 प्लस 1 यानी 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 की पावर भी कितनी आ गई 0, कुल मिलाकर आंसर कितना बनता है आपके पास के। अब 1 रखो, 1 रखा आपके पास कितना आ गया यहाँ पे, जैसे ही आप 1 रखेंगे के आ जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे 2 यानी 2 के हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 की पावर 1। फिर आपने x इजकल टू रखा यहाँ पे कितना, x इजकल टू 2 रखा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे k, और ये हो जाएगा 3k, और 1 अपॉन 5 की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास यहाँ पे 2 हो जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक आप चलते चले जाएंगे इसमें, और आपको पता है कि इस पूरी प्रोबेबिलिटी को भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहते हैं, इन सबका सम, इन सबका सम आपको पता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहती है भाई, इन सबका सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सबका सम कर लीजिए आप, कितना कितना आ गया आपके पास, के आ गया आपके पास प्लस 2k 1 अपॉन 5 आ गया आपके पास, प्लस 3k 1 अपॉन 5 का होल स्क्वायर आ गया आपके पास, एंड सो ऑन। आपके पास वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई है। ठीक है, चलता चला जाएगा ये आपके पास। अब आप मुझे बताइए, ये ध्यान से यदि आप बात को समझते हैं इस कंसेप्ट को, तो ये कंसेप्ट क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर की पावर आपको इंक्रीज दिखेंगे, ये 1 है, इससे पहले 0 है यहाँ पे, यदि आप समझें इस बात को, थोड़ा सा पॉइंट को यहाँ समझने की कोशिश करें, तो इसे आपने जो शुरू में लिखा था वो क्या लिखा था, k इंटू 1 अपॉन 5 की पावर 0, ये तो लिखा था आपने। ठीक है ना, यदि आप इस बात को थोड़ा समझे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे देखो एक ये तो एपी बननी है, वो के 2k 3k 4k 5k एंड 6k। ठीक है ना, ये तो बननी है एपी, और ये देखो जीपी बननी है इसकी प्रोडक्ट में, क्योंकि पर्टिकुलर नंबर की पावर क्या होती जा रही है, इंक्रीजिंग।
एपी और जीपी की प्रोडक्ट का सम का कंसेप्ट है ये, एपी जीपी की प्रोडक्ट का सम का कंसेप्ट है ये, ठीक है। और एनसीईआरटी में ये फोर्थ एक्सरसाइज होती थी सीक्वेंस एंड सीरीज की। उसमें क्या होता था कि समझाता हूं कि जिसमें आपके पास एनसीईआरटी में एक कंसेप्ट होता था, जब आपके पास एपी और जीपी की प्रोडक्ट चले तो उस टाइप के कंसेप्ट को आप कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा इस पे ध्यान देंगे और इस पे एक अलग से मैं वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, करते कैसे आप समझ लीजिए। उसमें जो जीपी होती है, जीपी का जो कॉमन रेशियो होता है, उस कॉमन रेशियो से आप क्या करते हैं, इस पूरी कंडीशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरी कंडीशंस को। चलिए पूरी सीक्वेंस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जीपी के कॉमन रेशियो से। जीपी का कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 1/5, क्योंकि सेकंड अपॉन फर्स्ट करके निकालते हैं। तो जीपी होती है सेकंड अपॉन फर्स्ट, तो कॉमन रेशियो कितना आ गया, 1/5। 1/5 से आपको क्या करना है, इस पूरे को मल्टीप्लाई करनी, लेकिन करेंगे कैसे, एक टर्म को छोड़कर, एक प्लेसेस को छोड़कर, यहाँ पे इस वाले को छोड़ देंगे, यानी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन लिखेंगे यहाँ से, करो मल्टीप्लाई करके, कितनी आ जाएगी इसमें, k इंटू 1/5 की पावर 1 प्लस 2k इंटू 1/5 की पावर का होल स्क्वायर एंड सो ऑन इजकल टू 1/5। और इस पूरे को आप क्या कर लेना, माइनस कर देना, क्या कर देना, ये 1 और ये 2, जब इन दोनों को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये बचेगा आपके पास, यहाँ पे k, देखिए 2k 1/5 में से k 1/5 गया तो बचा कितना आपके पास, यहाँ पे 2k में से एक गया तो एक k 1/5 प्लस 3k में से 2k गया क्योंकि होल स्क्वायर गया तो एक बचेगा k 1/5 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू आपके पास 1 में से 1/5 गया तो आपके पास आ गया 4/5। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो जीपी अब देखो इसमें पूरे में से k कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस 1/5 की पावर 1 प्लस 1/5 की पावर 2 एंड सो ऑन इजकल टू 4/5। तो कुल मिलाकर अब ये देखो क्या बन गया आपके पास, ये जीपी की इनफाइनिटी टर्म्स तक जा रहा था, a/1 माइनस r, इनफिनिटी के एन टर्म्स के फॉर्मूला होता है ना, ऐसे इनफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस r, जहां r की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास, जल्दी बताओ फटाफट, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। अब यहाँ देख लेना लेस देन 1 है, अब ये भी लगा सकते हो r माइनस 1, r की वैल्यू जो ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है ना, तो ये भी अप्लाई कर देना। तो इज इक्वल टू कितना हो गया, 4/5, तो यहाँ से k 5 माइनस 1 4/5, 4/5 यानी 5/4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4/5। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है, 25 यानी 16/25, और ये इसका आंसर है 16/25। क्यों है इसका आंसर, आपसे किसकी वैल्यू पूछी थी उसने, आपसे पूछी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 की, और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, k, तो k की वैल्यू कितनी निकाली तूने, 16/25। आइए ऑप्शन में देखते हैं क्या कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या, यस ये रहा 16/25, ऑप्शन का डी करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा संभालते हैं, अभी ज्यादा भाग रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे तरफ कि हमें कंसेप्ट में क्या दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहना क्या चाह रहा है, और फिर इसकी जो कंडीशन उसने मुझे दे रखी है वो नीचे लिखी हुई है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये कंडीशन नीचे दे रखी है इसने इस क्वेश्चंस की, ये रहा, आपको दिख रहा होगा ऑन स्क्रीन ये क्वेश्चंस, ठीक है अच्छे से देखिए। उसने क्या लिखा, सैम मैन्युफैक्चरर्स टू टाइप्स ऑफ लैम्प शेड्स ए एंड बी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स ए डे रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर टू लैम्प शेड्स of type A and one lamp shed of type B is 10 hours, whereas the maximum number of hours a day required to manufacture one lamp shed of type A and the three lamp shades of type B is 15 hours। ठीक है, ये तीन लैम्प इस तरह से दिखा रखे होंगे, उम्मीद करता हूँ इसकी पिक्चर थोड़ी सी आपको क्लियर हो रही होंगी इसमें, है ना। ओके कोई पॉइंट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्या कह रहा है, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन डिटरमाइंड द बाय सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, यानी उसने क्या करा, इस डिटेल्स को, इस पूरी इंफॉर्मेशन को, ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है इस टाइप के क्वेश्चन, लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये उसका क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पे प्रोग्राम बनाना नहीं है,
कभी पढ़ो बनाना शुरू कर दो, पहले पूरी डिटेल पढ़ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। कभी एकदम पढ़ी लैंग्वेज को और प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने दे दिया आपको लीनियर इनइक्वालिटीज की जो फिजिबल रीजन आ रहे हैं वो इन पॉइंटों पर आ रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे, z उसने कह दिया कि z इज इक्वल टू px प्लस qy वेयर p and q ग्रेटर देन 0। तो कंडीशन ऑन p and q सो दैट द मैक्सिमम ऑफ z अकर्स 3,4 एंड 0,5। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी था। ठीक है, तो ये बात करते समझते हैं। उन्होंने कहा मैक्सिमम z उसने आपको दे रखा है। मैक्सिमम z कितना दे रखा है उसने आपको? मैक्सिमम z दे रखा है उसने आपको px प्लस q, जो कि आपको फाइनली किस पे गेट हो रहा है? 3,4 और 0,5 पे हो रहा है। 3,4 और 0,5, तो दोनों पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही ना, तो कोई बात नहीं, लिखो पहले एट 3,4 पे बताओ मैक्सिमम जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास। मैक्सिमम जेड की वैल्यू रखो x की जगह 3p प्लस 4q, ये होगी वैल्यू फर्स्ट। अब आपको जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है कितने मिल रही है आपको? 0,5 पे, 0,5 पे रखो यहाँ पे। तो मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू x की जगह 0, y की जगह 5 रखो। x की जगह 0 तो ये तो हो गया p0, चलो प्लस q इंटू यानी 5q, तो आंसर आ गया 5q। अब ये बताओ दोनों पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलनी है, दोनों पे क्या मिलनी है आपको? मैक्सिमम वैल्यू। तो जब आपको दोनों पे ही मैक्सिमम वैल्यू मिली तो दोनों को आपस में इक्वल रख दो। दोनों को आपने आपस में इक्वल रखा तो कितना आ गया? 3p प्लस का 4q इज इक्वल टू 5q, 5q इधर ले गए, तो 3p इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 4q, सॉरी 5q में इसमें था, ये नहीं आएगा इसमें। तो 3p इज इक्वल टू कितना हो गया? q, 3p इज इक्वल टू q, यानी फाइनल आंसर कितना आ गया? 3p इज इक्वल टू q। चेक कर लेते हैं, शायद ये है नहीं है, इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार क्या है लिखा हुआ है क्या। यस लिखा हुआ है, देखिए ये रहा, q इज इक्वल टू 3p, ध्यान रखना q इज इक्वल टू 3p आया। सॉरी कहाँ जा रहा है भाई, यहाँ आ जा, क्या कह रहा है ध्यान से तुम को, q इज इक्वल टू 3p, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है। ध्यान दें एक मिनट, यहाँ पे भी जल्दीबाजी में कभी कभी क्या होता है कि हमारा ऑप्शन सी पे करेक्ट हो जाता है, इसलिए जल्दी नहीं करनी है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है और क्या ऑप्शन लिखे हुए उसके। तो जल्दी में कुछ भी काम नहीं करेंगे आप, आराम से कीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन 5 नंबर का है। नेगेटिव होते सर एक कम हो जाएगा क्वेश्चन, यानी 1 मार्क्स कम हो जाएंगे। समझ में आ गई नहीं बात? तो इसलिए आराम से देखिए, ऑप्शन में बड़े ध्यान से मैच करें कौन सा है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। जिसने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रखा है उसके लिए अच्छा क्वेश्चन है ये। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस आपको 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बताओ कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या उस फंक्शन की एक मैक्सिमम और एक मिनिमम वैल्यू होगी, या 2 पॉइंट्स होंगे उसमें लोकल मिनिमा के, या उसमें 2 पॉइंट्स होंगे लोकल मिनिमा के, या इसमें क्या कह रहा है कि इफ हैज नो मैक्सिमा और मिनिमा, कोई मैक्सिमा कोई मिनिमा नहीं होगा, यानी इसका फंक्शन का कोई भी पॉइंट ना तो मैक्सिमम में रखेगा ना मिनिमा पे होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है। मैं आपको पहले इससे पहले एक बेसिक सी बात समझाता हूँ मैक्सिमम मिनिमा के फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में, पहले उसे समझेंगे आप अच्छे से ना, देखिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है आपके पास। थोड़ा सा कंसेप्ट को समझेंगे आप, कंसेप्ट कहना क्या चाह रहा है आपका। देखिए, आपको इतनी बात पता होनी चाहिए, जब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते थे, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आप वहां पे क्या करते थे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में सबसे पहले आप गिवन फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स लिखते थे, और फिर आप उसका क्या करते थे? आप उसका ऑन डिफरेंशियल करते थे, y डैश एफ एक्स का डिफरेंशियल f डैश x करते थे। फिर आप क्या करते थे? इस डिफरेंशियल को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखते थे आप? जीरो के इक्वल रखते थे। किसके इक्वल रखते थे? जीरो के। और इस जीरो के इक्वल रखने पर आपको यहां से क्या मिलती थी? आपको दो वैल्यू, सपोज दो वैल्यू आ गई a b, ठीक है ना। तो दो वैल्यूज आने का मतलब आप क्या करते थे? नंबर लाइन पे इसे रिप्रेजेंट करते थे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे सपोज दैट a और a b हो गया, इधर पॉजिटिव आ गया, इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया। तो बस समझना, इस पॉइंट के इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो ये पॉइंट उस फंक्शन को क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वो फंक्शन इस पॉइंट पर क्या होगा? लोकल मैक्सिमा होगा। कैसा होगा? लोकल मैक्सिमा, क्योंकि साइन चेंजेस हो गए फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, आई होप। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? बी, बी इधर क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव, और इधर क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव। तो साइन चेंजेस किस में हुए? नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? लोकल मिनिमा मिलेगा। उम्मीद है कि आप समझ में आ गए होंगे। और यदि साइन नो चेंजेस आ जाए, इन्फ्लेशन हो जाता है, प्लस प्लस आ जाए, इधर ए बी इधर बी, और पॉइंट दोनों की तरफ मान लीजिए नेगेटिव है, तो इस ए पॉइंट के इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो इस पॉइंट पर नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बोला जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के मैक्सिमम हम इंक्रीजिंग डिक्रीज में भी यही कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं कि किस पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीज हो रहा होगा और किस पॉइंट पर फंक्शन डिक्रीज हो रहा होगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो समझ में आ गया फंक्शन को यदि हम इंक्रीज डिक्रीज बताना हो, किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही चेक कर लो, वो इंक्रीजिंग, जिस पर नेगेटिव आ रही होगी उसे क्या बोल देंगे, डिक्रीजिंग। दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई ना? इंटरवल भी इसी से चेक हो जाते हैं उसके। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखेंगे आप क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, एफ एक्स इजकल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 4। इसे लिख लेते हैं पहले उसी क्वेश्चन पे। 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है आपके पास। एफ एक्स इजकल टू 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर और साथ में क्या दे रहा है ये आपको, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, माइनस 12x प्लस 4 माइनस, चलिए अब इसे कैलकुलेट करते हैं। पता नहीं कितने पॉइंट होंगे मैक्सिमम और मिनिमम के। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएट कर दीजिए। एफ डैश एक्स 3 टू द 6x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12, 6 कॉमन आपके पास x माइनस 2, 6 टू द 12 होते हैं। तो इसके फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, 2 1 जा 2 माइनस का 2 प्लस का x माइनस का 2। तो फाइनली आपको कितना मिलेगा, 6। x कॉमन लोगे तो x माइनस 2 मिलेगा, प्लस 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 1 मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मित्रों यहाँ तक बात आपको अच्छे समझ में आई होगी मेरी। थोड़ी यदि स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आपके पास यूट्यूब पे ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं आराम से। ठीक है ना? और वीडियो क्वालिटी हमारी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट है, और आपको पता ही थी वीडियो क्वालिटी हम परफेक्ट दे रहे हैं। हमारी जो ऑडियो जो साउंड है वो भी अच्छी जा रही है, कंटेंट अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए अभी इतना। ठीक है ना? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट में क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए। इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख दीजिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। तो x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, इसी तरह से और x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, यानी दो वैल्यू है, एक पॉजिटिव 2 और एक माइनस 1। अब इसे क्या कर ले, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर ले। नंबर लाइन ये रहा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, आपके पास प्लस 2 यानी माइनस 1 एंड प्लस 2 आपके पास ये आ गया। चलिए अब इन वैल्यूज को कहाँ रखते हैं, इन वैल्यूज को रखेंगे फंक्शन के ऑर्डर पर, डिफरेंशिएट पर, यहाँ रखते हैं। यहाँ से निकालेंगे इस फंक्शन से। चलिए देखिए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 के बिटवीन कोई भी वैल्यू रखिए, बताओ क्या रखना चाहोगे, जो भी आपको पसंद हो वो रखना। मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 के बिटवीन माइनस 2 ले रहे हो, तो माइनस टू माइनस का 4, माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 1, माइनस की माइनस से प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस, तो साइन कैसा आ गया इसमें, पॉजिटिव। माइनस 1 से 2 के बिटवीन जीरो ले लूं, माइनस 1 से 2 के बिटवीन जीरो रखोगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव। 2 से इन्फिनिटी पर आ जाओ, 2 से इन्फिनिटी पर आ गया, तो 2 से इन्फिनिटी पे क्या आएगा, 3 रख लीजिए, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 3 प्लस 1 पॉजिटिव, तो कितना आ गया यहाँ पे, पॉजिटिव आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा फंडामेंटल है, वो क्या है कि भाई माइनस 1 के इस साइड क्या हो रहा है, पॉजिटिव, और दिस साइड क्या आ रहा है, नेगेटिव। यानी ये एक ऐसा पॉइंट है x इक्वल टू माइनस 1 जिसमें फंक्शन की वैल्यू, इस पॉइंट पर फंक्शन क्या मिल रहा है मुझे, लोकल मैक्सिमा। क्या मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, माइनस 1 वाले पॉइंट पर। और x इक्वल टू 2 पर साइन देखो चेंज हो रहा है, इधर नेगेटिव आ रहा है और इधर पॉजिटिव आ रहा है आपके पास। तो x इक्वल टू 2 पर आपको क्या मिल रहा है, लोकल मिनिमा मिल रहा है। यानी एक पॉइंट लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, एक पॉइंट आपको लोकल मिनिमा का मिल रहा है। चलिए बात तो समझिए, उन्हें मैक्सिमम मिनिमम तो वैल्यू पूछी नहीं। यदि वो वैल्यू पूछता है तो इन वैल्यूज को उठा के आपको करना क्या है, जब वो वैल्यू पूछेगा तो बस आपको कुछ नहीं करना, इन वैल्यू को उठाकर आपको इन फंक्शनों में रख देनी है। तो यहाँ से लोकल मैक्सिमा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपको फाइनली फाइंड आउट हो जाएगी, यदि वो पूछता है तो। ठीक है, आपसे इतना नहीं पूछा, उसने खुद पूछा कि पॉइंट क्या है, एक लोकल मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम पॉइंट एक होगा और मिनिमम पॉइंट भी एक होगा, ये दो होंगे, उस फंक्शन के कितने होंगे। आइए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन उसने दे रखा है मुझे। कहाँ गया भाई, ये रहा। तो उसने दे रखा है आपको, हैज एफ एक्स हैज वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा। यस, एक ही तो आया, एक मैक्सिमा और एक मिनिमम पॉइंट आया इसका। ठीक है ना, दो नहीं आए मिनिमम, दो नहीं आए, ये मिनिमम मिनिमम छपा हुआ, एक मैक्सिमम कर लीजिए इसमें, एक मैक्सिमम होगा इसमें। ठीक है, और इसमें क्या है, नो मैक्सिमा और मिनिमा, तो ऐसे तो है ही नहीं, आपको दिख भी रहा है सही सही, आपको मैंने समझाया भी है। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ये है आपका एओडी में जो सीबीएसई में बुक एनसीईआरटी लगी हुई थी, उसमें डिलीटेड पोर्शन का क्वेश्चन है ये। तो वो मैं अभी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ बेसिक, और टेंशन मत लिए, बहुत जल्दी जो डिलीटेड पोर्शन है उनकी वीडियो बहुत जल्दी से मैं आपको अपलोड कर दूंगा। हमारे चैनल पे वो वीडियो मिलेगी, मेक इजी एकेडमी पे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अब इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहले बेसिक सा फंडामेंटल मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में है क्या चीज। यदि आपको समझना है इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्या है, ध्यान दीजिए। उसने कहा नॉर्मल। देखो आपको सबसे पहले मैं टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में बता देता हूँ, टेंजेंट क्या है और नॉर्मल क्या है। तो पहले इसके बारे में समझ लो, टेंजेंट एंड नॉर्मल। छोटी सी एक बात बताऊंगा, इसी में पूरा कंसेप्ट सोचूंगा, कोशिश करूंगा कि क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए बेटा, देखो मेरे दोस्त बात को समझेंगे। बोर हो रहे होंगे भाई, ये मैथमेटिक्स है, सब्जेक्ट है ऐसा, तो बोर होना क्या है, काम की चीजें, इन्फॉर्मेटिक चीजें। यहाँ तो हम हंसी मजाक नहीं करेंगे इस चीज को लेकर, कभी आप सोच रहे हो यहाँ हंसी मजाक चलेगी, नहीं। देखिए प्लेटफॉर्म ये स्टडी का है, तो प्लेटफॉर्म में आपको ये मटेरियल ऑथेंटिक प्रोवाइड कराना हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटीज है, क्योंकि हमें ऑथेंटिक मटेरियल आप तक पहुंचाना है किसी भी तरीके से। ठीक है, जिससे आप उसे सही से समझें, उसकी अप्रोच सही लगाएं और सही आप अपना रिजल्ट निकालें। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस बात को। अब पहले बात करता हूँ टेंजेंट की। कोई कर्व है, बस थोड़ी सी बात को समझना। ये कोई कर्व है और इस कर्व पे कोई पॉइंट है ये वाला, ठीक है। ये कोई पॉइंट है आपके पास, ठीक है। ये पी पॉइंट है जिसके विच कोऑर्डिनेट मैंने कहते हैं x1 कॉमा y1 है। तो इस पॉइंट से मैंने क्या किया, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये मैंने ड्रॉ कर दी इससे। दिस इज इट, जो इस कर्व को टच करके जाएगी, जो कर्व को टच करके जाएगी उससे टेंजेंट लाइन। तो सब क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। मान लीजिए एंगल थीटा बना रही है, कितना बना रही है, थीटा। और इस जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी है, यदि उसी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दे, उसी से पासिंग थ्रू कर दे, तो जो ये बनती है इसे बोलते हैं नॉर्मल लाइन। इसे आप क्या बोलते हैं आप लोग, नॉर्मल लाइन। ये नॉर्मल होती है और ये टेंजेंट होती है। जो कर्व को टच करके जाए दिस इज ए टेंजेंट, और जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो जाए वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल लाइन हो जाएगी। ठीक है ना, उसी पॉइंट पर ध्यान रखेंगे नॉर्मल। तो दोनों के कंडीशन में क्या होता है समझो। जब भी हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना होगा, टेंजेंट का स्लोप यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं आपको, नोट भी कर सकते हैं ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, किसी पॉइंट पर निकलता है, वो होता है dy अपॉन dx एट x1 y1। किसी पॉइंट पर हमेशा स्लोप निकलता है, बस। इसी तरह से स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है, क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। डिटेल में सारी बातें बताऊंगा, ये हुआ क्यों, आग कैसे रहा है dy अपॉन dx में, ये सारी कहानी है भाई देख। ठीक है ना, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं तेरे को की पॉइंट बता रहा हूँ, की पॉइंट समझ ले। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना हो तो -1 अपॉन dy अपॉन dx x1 y1। बस इसको समझ के रखिए, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। दोनों की इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि टेंजेंट एक लाइन है, टेंजेंट क्या है, एक लाइन। और लाइन की इक्वेशन क्या होती है बताओ, जब वो एक पॉइंट से पासिंग थ्रू हो रही है, यानी वो x1 y1 से पासिंग थ्रू हो रही है। टेंजेंट इट्स ए लाइन, और लाइन है तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जब वो एक पॉइंट से पासिंग थ्रू होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। और अब जो टेंजेंट की इक्वेशन निकाला है, तो टेंजेंट की इक्वेशन में बस स्लोप m की जगह क्या रख दे, dy अपॉन dx x1 y1 x माइनस x1, ये हो गया y माइनस y1, दैट्स ऑल। यानी इक्वेशन किसकी बन गई, टेंजेंट की। किसकी इक्वेशन बन गई है, टेंजेंट की। ये इक्वेशन किसकी है, टेंजेंट की। यदि आपसे नॉर्मल की इक्वेशन पूछ ले तो बस सेम यही है, y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन dx x1 y1 x माइनस x1, दैट्स कॉल्ड ए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये किसकी इक्वेशन बनेगी आपके पास, नॉर्मल की इक्वेशन बनेगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी ये चीजें। ठीक है। तो टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है, उनके इक्वेशंस क्या है, बेसिक बेसिक मैंने आपको बातें बता दी हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था। तो मैं इसी का ही आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, कहना क्या चाह रहा है। उन्होंने कहा द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स एट द ओरिजिन। आपको क्या निकालनी है, आपको नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है जिसका कर्व उसने बताया वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स, और वो बतानी है एट द ओरिजिन से। किससे बतानी है, ओरिजिन से बतानी है। ठीक है भाई, ओरिजिन से बताते हैं, हम बात को समझेंगे। यहीं पे करा देता हूँ उसको थोड़ा सा, चलिए ध्यान से समझेंगे इस बात को। क्या है देखिए,
आपको उसने कर्व क्या दिया है, कर्व दिया उसने वाई स्क्वायर इजकल टू 8x। सबसे पहले गिवन कर्व का डिफरेंशिएट कर दो, गिवन कर्व का क्या कर दीजिए, डिफरेंशियल कर दीजिए। बताओ कितना आ गया, 2y, y का हो गया dy अपॉन dx, 8x से कितना हो गया 8, 2 4 जा 8, तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 4 अपॉन y। जिस पॉइंट पे निकालने हैं वो पॉइंट आप लिख लीजिए, dy अपॉन dx किस पॉइंट पे कहा उसने 0,0 पर, तो 4 अपॉन 0 अभी ऐसे लिखिए। बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपको किसकी चाहिए स्लोप, ये आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। किसकी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अभी मैंने आपको बताया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का तरीका क्या होता है, y माइनस वाई वन इजकल टू माइनस वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स वन कॉमा वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, जिस पॉइंट पर निकालते पॉइंट होते हैं x1 y1। इसने कहा पॉइंट कितने पे निकालनी है आपको, वो निकालनी है 0,0 पे, यानी x1 का मान 0, y1 का मान 0, तो y इक्वल टू हो गया -1 अपॉन इसकी स्लॉप आ गई 4 अपॉन 0 और x माइनस 0, तो ये 0 चला गया ऊपर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया 0। तो इसके नॉर्मल की जो इक्वेशन होगी कितनी होगी 0 होगी, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 0 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में बातें हैं, इसे थोड़ा सा आप अच्छे से समझिए, कि नहीं समझ में दोबारा बैकवर्ड कर सकते हैं अपनी। ठीक है ना, थोड़ा सा बैक चले जाना, 10 10x करके लिखा हुआ उसमें 10 सेकंड का, तो पीछे दोबारा से देख सकते हैं इस वीडियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ देखिए, यदि आपको मटेरियल अच्छा समझ में आ रहा है तो यार इसको शेयर भी जरूर करते रहना, बीच बीच में लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है ना, और अपने दोस्तों में भी इसे बताओ, क्योंकि सीयूटी के सैंपल पेपर सॉल्व हो रहे हैं। जैसे हमने अभी मॉक टेस्ट पेपर सीबीएसई के लगाए थे, उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में भी आई थी और बहुत कुछ देखने को भी मिला था। ठीक है ना, तो इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ आपको इस चीज को लेकर कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। थोड़ा सा आज पीडीएफ में मजा नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए ऑथेंटिक मटेरियल है, मैं बता भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ अपनी तरफ से, तो डोंट वरी। ठीक है ना, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, आपको समझना है, मटेरियल समझ में आना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, ये काफी अच्छा है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन भी है ये आपके एनसीईआरटी में भी। शेडेड रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय, उम्मीद करूंगा ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। लो मैं आपको और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये कह रहा है कि शेडेड रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये शेडेड रीजन है, ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ऑप्शन से आंसर निकालने के कैसे समझो। ये क्या लिखा 4x माइनस 3y, इक्वेशन लिखी हुई है 4x माइनस 3y इक्वल टू -3, यानी ये इक्वेशन बनाई गई है जिससे ये बता रहा है कि ये लाइन से अपवर्ड का शेडेड रीजन है। ऑप्शन में देख लो ये वाली लाइन कहाँ लिखी हुई है 4x माइनस 3y इक्वल टू -3, जिसके साथ -3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, दो तो ऑप्शन कलेक्ट हो गए। अब उसमें देख चेक करना है कि कौन सा सही है, सही वाले के देख लो अपवर्ड हो रहा है, यानी जीरो से दूर भाग रहा है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रहा है। अवे फ्रॉम द ओरिजिन क्या, जब रिजल्ट क्या आ रहा होगा फॉल्स आ रहा होगा, जब रिजल्ट क्या आ रहा होगा फॉल्स, तभी तो कॉमन शेडेड रीजन कहाँ जाता है, जीरो से दूर भागता है। अब रख के देख लो दोनों ऑप्शन में, बी ऑप्शन क्या है तेरे पास 4x माइनस का 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -3, x की जगह भी जीरो रख, y की जगह भी जीरो रख दे। ठीक है, जब x और y दोनों इधर जीरो रखा तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू -3, यस ये तो ट्रू है बात, जीरो तो हमेशा -3 से ज्यादा होगा, ट्रू, तो टूवर्ड्स द ओरिजिन, यानी ये लाइन जो होगी कहाँ जाएगी, ओरिजिन की तरफ जाएगी, तरफ नहीं देखनी, दूर भगाना है, दूर, यानी ऑप्शन कौन सा बचा इज द करेक्ट आंसर। निकालने की जरूरत क्यों है, ऑप्शन चेक कर लो बस। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखो जब भी आपको लाइनों को चेक करना होता है, क्योंकि ये लीनियर प्रोग्रामिंग में आपने बहुत बार सीखा भी होगा कि जब भी हमें लाइनों के बारे में सीखना होता है, हमेशा एक चीज ध्यान रखें, जब भी आप लाइन के बारे में पढ़ेंगे 4x माइनस 3y, जैसे हमने अभी ऑप्शन लेस देन इक्वल टू -3 लगाया, तो ये चेक करना है कि ये शेडेड रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो हमेशा शेडेड रीजन को देखने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको बेसिकली फंडामेंटल ये रखना होता है कि आपको x की जगह भी जीरो रख लेना आता है और y की जगह भी जीरो रख लेना आता है। वहां देख लेते हैं टर्म्स, यदि ट्रू आता है तो वो हमेशा ध्यान रखना वो ओरिजिन की तरफ आएगी, और ज्यादातर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम काउंट करते हैं चीजों को मैक्सिमम। ठीक है, बाकी तो हर कंडीशन एक अलग अलग चीज होती है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यदि रिजल्ट फॉल्स आता है तो आप बेसिकली आप किधर की तरफ मूव करते हैं, आप बेसिकली मूव करेंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्टेटमेंट लिखा है इसने फर्स्ट, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए,
तो लिखा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और देन आई प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस का 3a इज इक्वल टू आई। क्या ये बात सही है? क्या स्टेटमेंट फर्स्ट है? क्या ये बात ठीक है? चेक कर ले। ए स्क्वायर यदि ए के इक्वल है तो आई प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू आई के इक्वल है। चेक करिए, आई का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस का 3a। चेक कर आई के इक्वल है क्या? आई स्क्वायर तो हमेशा आई होता है, ए स्क्वायर की जगह कितना आ गया a प्लस इसे 2a लिख देगा माइनस का 3a, ये सब कैंसिल, कितना आ गया आई। यस, इज दैट करेक्ट? यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है, ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट, इफ द मैट्रिक्स ए दिस इज अ सिंगुलर देन x इज इक्वल टू 4। सिंगुलर होने के लिए क्या होना चाहिए? सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट है कि किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए? 0 की। तो चेक कर लो, x जहां से डिटरमिनेंट बना रखा है उसका डिटरमिनेंट निकाल दो और x की जगह 4 रख के देख लो। यदि उसने 0 ला दिया तो यस 0 ला देगा। वैसे भी देखिए 1 2 3 4 5, x की जगह 4 रख दीजिए, 4 2 6 8 और 10, ये आ गया पास। देखना, यदि मैं इस वाले रो में कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखना 3 2 6 4 2 8 5 2 10, तो दो कॉलम सेम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? दो कॉलम क्या आ गए? सेम। और जब किसी डिटरमिनेंट के दो कॉलम सेम तो उस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? 0 के इक्वल होती है। एक प्रॉपर्टीज होती है डिटरमिनेंट के। नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको बेसिकली क्या आता है? आपने तो बस ये सीखा अभी, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये चीजें नहीं थी एनसीईआरटी के अंदर, डिलीट पोर्शन में 30% के, तो ये प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 8 10, बस आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए। जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो उम्मीद करूंगा कि आपको क्या लगेगा, जब आप इसे एक्सपेंड करके इस पूरे का सोल्यूशन कितना जाएगा? 0 हो जाएगा। डोंट वरी, ये भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सोचना होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, डिटरमिनेंट के अंदर कभी भी आपको दो रो, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में इक्वल दिख जाए तो उस पूरे डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन 0 के इक्वल हो जाता है। इक्वल हो जाता है, इट बिकम्स 0। पूरे डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको मेरी अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, यानी इसमें हमारे दोनों इज द करेक्ट हो गए ना, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन आंसर तुम समझ गए। मैं क्या बताऊं इसका ऑप्शन, तो तुम अपना भी बता दोगे। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट है, पर इज द करेक्ट। क्लियर होगी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू e की पावर cos x, यानी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल। एक फंक्शन को आप मान लीजिए u है, u इक्वल टू क्या लिखा उसने? sin स्क्वायर x, और एक फंक्शन उसने बता दिया आपको v, v इक्वल टू क्या बता दिया? e की पावर cos x। u का डिफरेंशियल v के रिस्पेक्ट में करना है, u का डिफरेंशियल v के रिस्पेक्ट में करना है। करने का तरीका क्या? सिंपल तरीका है, du अपॉन आपको dv निकालना है, du अपॉन dv निकालना है। निकालने का तरीका सो सिंपल है भाई, u का डिफरेंशियल v के रेस्पेक्ट में निकालना है। क्या गेट करोगे? du अपॉन dv गेट करोगे। क्या गेट करोगे? du अपॉन dv। तो पहले u का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में बता कितना आ गया यहाँ पे। sin स्क्वायर x का डिफरेंशियल पावर साइड में 2 sin x, फिर sin x से करेगा तो कितना आ जाएगा? cos x। यहाँ बता dv अपॉन dx, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x और cos x का कितना हो गया? माइनस का sin x। अब आपको क्या निकालना है? du अपॉन dv निकालना है, du अपॉन dv। कैसे निकालेगा? du को dx से डिवाइड कर और dv को भी किससे डिवाइड करते हैं? dx से। तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा क्वेश्चन पे? नहीं पड़ा जी। तो ठीक है, बस du की वैल्यू कितनी है? 2 sin x इंटू cos x अपॉन dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई? e की पावर cos x इंटू माइनस का sin x। sin x से sin x कैंसिल, तो माइनस का 2 इंटू cos x, और इसमें क्या दे रखा है इसने? e की पावर cos x, माइनस ले जा रखा, ऊपर ले जाओ उससे, तो e की पावर माइनस कितना हो जाएगा? cos x। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा इज द करेक्ट आंसर आ रहा है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, जहां पूरा का पूरा मैच हो रहा है ये। ठीक है, मैच कौन से में हो रहा है? मैच हो रहा है फर्स्ट में, माइनस का 2 cos x e की पावर माइनस cos x। उम्मीद करो ये बात समझ में आ गई होगी। अब इतना करने की वहां जरूरत नहीं है पेपर में। क्या करना था तुम्हें? इसका डिफरेंशियल ऊपर लिखना है, इसका डिफरेंशियल नीचे लिखना है, बस खत्म। जब किसी का डिफरेंशियल किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं ना, तो इतनी कहानी करने की जरूरत नहीं होगी। इतना एक्सपीरियंस आपको हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ पेपर दे देंगे, क्योंकि आपको ज्यादा क्या करना था, बस कुछ भी नहीं करना था। कि आपको जब भी किसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल निकालना है, तो बस उस फंक्शन का ऊपर डिफरेंशियल कर दीजिए
और दूसरे वाले फंक्शन का नीचे डिफरेंशियल कर दीजिए, खत्म, सॉल्व हो गया था। अब जैसे आपका क्या था, साइन स्क्वायर एक्स था, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और जी डेक्स एक्स का डिफरेंशियल यानी e की पावर x का डिफरेंशियल कितना होता है, e की पावर cos x, और फिर cos x से करोगे तो कितना होगा, माइनस का साइन, खत्म बस। साइन एक्स कैंसिल, ये ऊपर चला गया, माइनस का 2 e की पावर माइनस का cos x इंटू cos x। बताओ, विद इन 10 सेकंड आप जवाब दे सकते हो। जब किसी फंक्शन का किसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या निकालना हो, डिफरेंशियल, ऊपर का ऊपर रख दो, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं ना वो नीचे आता है, बस ध्यान रखिए, वो हमेशा क्या आता है, नीचे आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट, ये भी देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है इसमें। क्या कह रहा है, टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कि टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू e की पावर 2x। ठीक है, कह रहा है कि e की पावर 2x है क्वेश्चन में। देखिए, टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू e की पावर 2x, y इज इक्वल टू, उसने आपको क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 9 में, y इज इक्वल टू e की पावर 2x एट द पॉइंट 0,1, किसमें मिलता है, 0,1 पे मिलता है, यानी ये टेंजेंट किसमें मिल रही है, 0,1 पे मिल रही है। ठीक है, और किससे मीट कर रहा है, मीट एक्स एक्सिस एट, वो कह रहा है कि वो टेंजेंट बताओ, उस टेंजेंट की कंडीशन बताओ, यानी वो टेंजेंट का पॉइंट बताओ जिससे कोई कर्व है y इक्वल टू e की पावर 2x एट द पॉइंट 0,1 मीट एक्स एक्सिस, तो वो क्या करता है, मीट करता है एक्स एक्सिस पर। ठीक है ना, यानी इस कर्व से मैं आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी है 1,0,1 से। ठीक है, 0, कोई 1 है, और जो एक्स एक्सिस पर मीट कर रहा है वो पॉइंट बताना है आपको, एक्स एक्सिस पे जो मीट कर रहा है वो पॉइंट बताना है। यार एक्स एक्सिस पे मीट करेगा तो जनरल सी बात है, तो 0 होगा, जेन्युइन सी बात है, इतनी तो समझ में आपकी, क्योंकि देखो समझो हम लोगों को कंसेप्ट में क्या पूछा जा रहा है उस बात को थोड़ा समझेंगे। ठीक है ना, उसकी कहानी हमारे पास होनी चाहिए, मेन बेसिक ये चीज है। ठीक है, और जब तक हम उस बात को नहीं समझेंगे तो जब तक, ठीक है भाई, तो बात समझिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आपको पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, वो जरूरी है आपके लिए टेंजेंट की इक्वेशन निकालना। ठीक है ना, तो चलो भाई, अब कंसेप्ट तुम समझ गए, करना कैसे हमें, तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं, फिर ऐसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e की पावर 2x, डिफ्रेंशिएट कर लो इसका ऑन डिफरेंशियल, बताओ कितना आएगा, dy अपॉन dx, टू ई की पावर कितनी आ गई आपके पास, 2x आ गया भाई। ठीक है, किस पॉइंट पे निकालना है, 0,1 पे, जो स्लोप निकालना है वो 0,1 पे निकालना है, x की जगह 0, y की जगह 1 रख दो, 2 ई की पावर 0, 2 ई की पावर 0 वैल्यू 1, यानी कितना आ गया, 2 आ गया। अब आपको जो इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, वो बताओ क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बताएंगे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस वाई वन इजकल टू डी वाई अपॉन डी एक्स वन कॉमा वाई वन एंड एक्स माइनस एक्स वन। तो भाई पॉइंट क्या है, 0,1 पे निकालनी है, 0,1 पे टेंजेंट की इक्वेशन, y माइनस वन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, टू एक्स माइनस जीरो, तो कुल मिलाकर y इजकल टू 2x प्लस वन आ गया, y इजकल टू कितना आ गया, 2x प्लस वन। ये तो टेंजेंट की इक्वेशन आई, और ये इक्वेशन एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट कर रही है वो बतानी है, एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट कर रही है, किस पॉइंट पर मीट कर रही है वो पॉइंट बताने। तो भाई एट एक्स एक्सिस यदि मैं बात करूँगा तो y जीरो हो जाएगा आपके पास, y जीरो हो जाएगा तो रख दे यहाँ पे y जीरो, y जीरो इज इक्वल टू 2x प्लस वन, तो x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन अपॉन टू। तो फाइनली आपके पास जो पॉइंट आ गया वो पॉइंट कितना आ गया, x की वैल्यू माइनस वन अपॉन टू, y की वैल्यू जीरो, दैट्स रिक्वायर्ड योर आंसर। तो माइनस वन अपॉन टू और कॉमा जीरो, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आई होप सो, ये कहानी आपको क्लियर है मेरी, आगे बढ़े चलिए आगे क्या कह रहे हैं देख लेते हैं इस बात पे थोड़ा सा। देखिए आपको स्पीड कम लग रही है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि मेरा मेन मोटो है आपको समझाना, और आप यदि समझदार पहले से ही हैं ऑलरेडी तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप अपनी स्पीड बढ़ाओ और तेजी में देखते चले जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, एरियाज ऑफ बाउंडेड वाला चैप्टर जो तुम्हारा था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का, उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। क्या कह रहा है समझो
क्या कह रहा है कि Amitoj looked at the Ferris wheel and observed that it consists of several concentric circles. She then asked her friend if the family of circles can be represented by a differential equation. The differential equation of the family of all circles centered at the origin. इसने कहा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी सारी कहानी लिख दी इसने, इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। 1 मिनट में देख लेते हैं उसको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या। इसने कहा कि इफ द फैमिली ऑफ सर्कल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा ठीक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन। आपसे क्या पूछ लिया, उस सर्कल की फैमिली की इक्वेशन पूछ ली जिसका सेंटर क्या हो ओरिजिन, उसकी क्या पूछ लिया आपसे, डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ ली। क्या पूछ लिया आपसे, डिफरेंशियल इक्वेशन। बस अब ये बताओ, सर्कल की इक्वेशन यदि आपने पढ़ी हो 11वीं क्लास में, सर्कल की इक्वेशन क्या होती थी, सर्कल की इक्वेशन होती थी जब सेंटर होता था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे जो सेंटर होता था आपके पास वो होता था h कॉमा के, और जो रेडियस होती थी वो होती थी r। अब उसने सेंटर आपको बता दिया ओरिजिन है, यदि सेंटर ओरिजिन है, कहा ना सेंटर एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे सेंटर है, तो इक्वेशन क्या बनेगी सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आ गया। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए, इसमें x भी फंक्शन y भी फंक्शन, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और जो ये r है ये पैरामेट्रिक कांस्टेंट है, और इस पैरामेट्रिक कांस्टेंट को, यानी जो पैरामेट्रिक क्या नहीं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्या ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिस फंक्शन के अंदर जितने होते हैं उस फंक्शन का उतनी बार हम डिफरेंशियल करते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए किसी भी, चाहे वो सर्कल की निकाल रहे हो, चाहे वो लाइन की भी निकाल रहे हो, मतलब चाहे पैराबोला की निकाल रहे हो, चाहे वो इलिप्स की निकाल रहे हो, किसी की भी निकाल रहे हो, तो यदि वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें इन्वॉल्व है तो आपका टारगेट है कि वो सबसे पहले कि आपको उसे रिमूव करना, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन यूज नहीं की जाती है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ। बस ध्यान रखिए, इसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कौन है, आर स्क्वायर, और यही क्या होती है, सर्कल के फैमिली की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर क्या होता है, 0,0 होता है। ये सर्कल के फैमिली की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर 0,0 होता है, नहीं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन फैमिली की है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और भी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है ना। तो बात ये है, बस मेन तो उसने जो पूछा है, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, बस ध्यान रखो कि सेंटर 0,0 पे बात कर रहा है और सर्कल की इक्वेशन है तो ये होगी। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट केवल एक है, तो ज्यादातर इसका डिफरेंशियल वन टाइम ही किया जाएगा, और अपना ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, सब में वन टाइम ही डिफरेंशियल लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन सारे चेक कर सकते हैं, तो वन टाइम यानी आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल क्यों करना है, क्योंकि उसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑलरेडी क्या हो जाएगा, लेफ्ट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं, ध्यान दीजिए अब इस बात को। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y, फिर y का dy अपॉन dx इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशियल 0। तो आपके पास सॉल्यूशन आ गया x प्लस वाई dy अपॉन dx इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड योर आंसर। अब चेक कर लो कहाँ लिखा हुआ है, x प्लस वाई dy अपॉन dx इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस में रिड्यूस सिलेबस कर दिया गया था 30% का, ठीक है ना। तो ये उस एक्सरसाइज में मिल जाता है आपको, थर्ड एक्सरसाइज शायद वो होती है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, तो उसमें ये चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, बस आज हम 15 तक के क्वेश्चंस करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे आज, ठीक है ना, क्योंकि हमें सेक्शन 1 निपटाना है, सेक्शन 1 ही करेंगे। और उम्मीद करूँगा कि तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ साफ सा नहीं दिखाई दे रहा है तो कोशिश करें कल से और ऑथेंटिक बेस्ट मटेरियल आपको दिया जाए, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छा सा प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपको, और भी बेहतर प्रोवाइड कराए जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, समझ गए होंगे क्वेश्चन किस चीज का पूछा गया आपसे। क्वेश्चन पूछा गया, इफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ के। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होना चाहिए, कि रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल, 1 के इक्वल। सबको ऐड कर दो प्रोबेबिलिटी को, 5 अपॉन के प्लस 7 अपॉन के प्लस 9 अपॉन के प्लस 11 अपॉन के इज इक्वल टू 1। सबको ऐड कर दिया, बताओ कितना आ गया आपके पास, 7 और 5 12, 9 21, 21 11 33,
33 अपॉन के इज इक्वल टू 1, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 33। एक बार ऐड कर लीजिए, 7 5 12, 12 और 9 आपके पास हो गए यहाँ पे 12 9 21, 21 और 30 सॉरी 32 हो गए। कितने हो गए 32, तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 32 हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। लेकिन ये क्या पूछा आपसे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यदि वो आपसे इसी में मीन पूछ लेता, बताओ तो मीन कैसे निकालते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए मीन निकालना बहुत सिंपल था। यदि आपको मीन निकालनी है तो मीन का होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकाल। बस आपको क्या करना था, हर प्रोबेबिलिटी की उसके वेरिएबल से, रैंडम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करनी थी। तो भाई यहाँ पे क्या लिखा था रैंडम वेरिएबल में, आप चेक कर सकते हो, यहाँ है 2। यदि वो उसकी मीन पूछ लेता था, 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी होती है, तो मैं यहाँ पे 5 अपॉन के से, प्लस 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी होती है 7 अपॉन के से, प्लस 4 की मल्टीप्लाई किससे करनी होती है 9 अपॉन के से, प्लस 11 5 इंटू 11 अपॉन के से। ठीक होगी बात यहाँ पे। तो 10 अपॉन के प्लस 21 अपॉन के प्लस 36 अपॉन के प्लस 55 अपॉन के, ऐड कर लीजिए कितना आ गया 6 5 11 11 1 12 12 5 1 6 69 9 2 11 11 1 12 अपॉन के 122 अपॉन के की वैल्यू कितनी निकाली तुमने 32। इससे डिवाइड कर लेना, यहाँ से इसका मीन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा इससे मीन। यदि आपसे वो वेरिएंस पूछ लेता, क्या पूछ लेता वेरिएंस, क्योंकि सिलेबस है भाई, पहले रिड्यूस सिलेबस 30% है उसका एक पार्ट है। यदि वो इसी में आपसे वेरिएंस पूछ लेता, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये आपको का होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला लगा लेना और दैट्स ऑल, यहाँ से निकाल लेना वेरिएंस। ठीक है ना, क्लियर होगी होगी मेरी बातें, अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इतनी बात मेरी अच्छे समझ में होंगे। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब आती है 11 क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बातें। 12 क्या कह रहा है थोड़ा सा समझते हैं अब इस 12 के बारे में भी, 12 की कहानी क्या है। ठीक है ना, 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है 0 से पाई बाई 2 पे cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ऑफ dx की वैल्यू पाई बाई 2 आती है। ठीक है, और 0 से b पर 1 अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx की वैल्यू पाई अपॉन 9 है, देन वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू रूट 3 होती है। दोनों स्टेटमेंट हमें सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। एक बार स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, पहले स्टेटमेंट फर्स्ट को देख लीजिए। क्या कह रहा है भाई स्टेटमेंट फर्स्ट की लिमिट दी उसने 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रल में, और लिखा क्या उसने cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बता दीजिए क्या उसे पाई बाई 2 आती है क्या। चेक कर लो, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है, रखा नहीं रखा है, क्या बन गया 1 भाई सिंपल सी बात है, लेना चेक कर ले, पुट कर साइन एक्स को क्या पुट कर ले टी पुट कर ले, केवल साइन एक्स पुट हो, पता कितना आ गया cos x ऑफ dx, sin x ऑफ cos x dx इक्वल टू किसका हो गया dt के हो गया, इंटीग्रल किसके इक्वल आ गया, लिमिट भी चेंज करेगा इफ पता है x इक्वल टू 0 यहाँ है तो t की वैल्यू भी कितनी होगी 0, x इक्वल टू पाई बाई 2 पता है t इक्वल टू 1, लिमिट कितनी होगी 0 से 1, तो ऊपर कितना हो गया dt, नीचे हो गया टी स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, लिमिट 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। भाई ये कितना आ गया तेरे पास बताओ कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास तो आ गया tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 4, ये तो पाई बाई 4 आ रहा है, और ये कितना दे रखा है इसने पाई बाई 2, पहले ही रॉन्ग दे दिया इसने तो यहाँ पे। ठीक है ना, दे दिया इसने पहले ही रॉन्ग दे दिया। आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है कि इंटीग्रल इंटीग्रल है 0 से b dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 दे दिया तो 3 स्क्वायर लिख लीजिए। इसका आंसर दे रहा है वो आपको b अपॉन 9, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम भी, पाई अपॉन 9, क्या लिखा है पाई अपॉन 9 है इसका। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं, और इस पे सॉल्यूशन b का वैल्यू रूट 3 आनी चाहिए, देख लेते हैं एक बार क्या आ रही है यार। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, तो x अपॉन 3 लिमिट होगी 0 टू b इज इक्वल टू पाई अपॉन 3। ठीक है भाई, 3 से तो मुझे लगता है कि 3 कैंसिल आउट हो गए, तो
9 था सॉरी, 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो टेन इनवर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट b माइनस 0, तो b अपॉन 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है भाई, यह आ गया टेन इनवर्स आपके पास b अपॉन 3 माइनस रखा जीरो, तो जीरो ही हो गया, तो इजकल टू पाई अपॉन 3, तो 10 को तो लेके गए, तो b अपॉन 3 इजकल टू 1060, और 1060 की वैल्यू होती है √3, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 3√3, तो यहाँ पे b की वैल्यू 3√3, और यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है, जो आपने इसका इंटीग्रल किया कि साइन का डिफरेंशियल ऊपर रखा 0 से π/2, उसमें आ रहा है π/4, दोनों स्टेटमेंट मुझे लग रहा है गलत है ये, है ना, क्या आ रहे हैं दोनों स्टेटमेंट, कैसे आ रहे हैं मेरी तरफ से गलत, तो दोनों ही क्या आ रहे हैं आपके इनकरेक्ट आ रहे हैं, तो इनकरेक्ट है तो भाई इनकरेक्ट का निशान लगा दे, कहाँ है भाई दोनों पे इनकरेक्ट लिखा हुआ है कहीं पे, देख लो दोनों बोथ स्टेटमेंट दोनों इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, डू योर सेल्फ कर लेना, वही है प्रोवाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन करके सबका सम करके 1 के इक्वल रख दीजिए, तो ये निकल जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा है, तो थोड़ा मैं इसके बारे में आपको चर्चा कर लेता हूँ, 14 क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपको और क्या इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 आपको। स्टेटमेंट फर्स्ट लिखा द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू 4 इज 3/32। उसने कहा एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू क्या लिखा उसने आपको एक्स स्क्वायर, यानी एक पैराबोला की कंडीशन है, किसकी कंडीशन है एक पैराबोला की। यदि ये पैराबोला की कोई कंडीशन है तो जेन्युइन सी बात है कि पैराबोला कौन सा है ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, अपवर्ड पैराबोला है, कौन सा है ये अपवर्ड पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला होता है इस तरह से। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये जो y होता है ये अपवर्ड पैराबोला होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये राइट हैंडेड पैराबोला होता है, इसमें माइनस लगा दोगे तो ये वाला पैराबोला होता है, और यदि आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay लिखते हो तो ये वाला पैराबोला होता है, और यदि माइनस लगा दोगे तो नीचे वाला पैराबोला। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए इन सब का जो है ना वर्टिसिस 0,0 होता है, ध्यान रखना इस बात का भी, वर्टिसिस क्या होता है इनका 0,0 होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ गए होंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पे। आगे कह रहा है लाइन दी इसने y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू क्या दी इसने लाइन x, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, आपके पास y ये रहा 4 ये रहा, ये उसने आपको लाइन दे दी यहाँ पे 4 है, y इक्वल टू 4। ठीक है, अब आपको इसका क्या निकालना है एरिया निकालना है। अब एक बात बताए दोस्त, एरिया जितना एरिया इधर कवर कर रहा होगा उतना ही एरिया ये इधर कवर कर रहा होगा, है ना, जितना एरिया ये वाला कवर कर रहा है उतना ही एरिया ये इधर भी कवर कर रहा है, तो बोथ आर सेम एरिया कवर होगा इससे, तो ठीक है ना, दोनों क्या होंगे एरिया सेमी कवर हो रहे होंगे इससे, तो जब सेमी कवर हो रहे एरिया तो एक काम कर ले एक पार्ट का निकाल के इसे डबल कर दिए बस, दोनों पार्ट का एरिया निकल जाएगा, एक का निकालो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा लिमिट। अब देखो यहाँ पे इसने कर्व को आपकी मर्जी चाहे आप वाई एक्सिस से बाउंड करके निकालो चाहे एक्स एक्सिस से, यदि आप इसे देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं उसके, तो यहाँ पे देखो y 4 दे रखा है इसने, तो एक लाइन है आपके पास यहाँ पे समझना, यदि आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट करके निकालते हो ना तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू y और y इक्वल टू उसने आपको दिया 4, और यदि आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना चाह रहे हो उसको क्योंकि कर्व की एक लाइन होगी दोनों आपस में दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो भैया बुद्धि लगाओगे ज्यादा तो देखो फिर y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-2, यानी इधर कट करेगा ये -2 पे और इधर कट करेगा +2 पे, और यदि तुम एलिमेंट्री स्ट्रिप ऐसे ड्रॉ करना चाहते हो तो ऐसे कर लीजिए। कॉमन पार्ट का एरिया रिक्वायर्ड जो एरिया हो जाएगा आपके पास वो कितना हो जाएगा भाई, इसका रिक्वायर्ड एरिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, लिमिट x से ले ले 0 से कितनी 2, 0 से 2 ले ली लिमिट, और फंक्शन एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स, फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट हो गई 0 से 2 इंटू में आ गया ट्वाइस, 2/3 आ गया यहाँ पे आपके पास, 2 की पावर क्यूब यानी होगी 8 -0, तो यानी 16/3 आ रहा है, इससे कितना आ रहा है 16/3, ठीक है भाई।
उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 रखा आपने, 2 की पावर 3 बन गया तो 8 हो गया, 8 हो गया तो इसका मतलब कितना आ गया आपके पास 8 टू ज़ा 16, 16/3 होगा। यही आएगी इसकी लिमिट, और क्या बनेगी इसकी, और तो इसमें कुछ बनता ही नहीं यहाँ पे, है ना। और इसने दे रखा था 3/32, दैट्स नॉट गुड। वाई से निकाल लेना, वाई से भी देख लेना एक बार, है ना। तो ये तो स्टेटमेंट सही नहीं है। और y इक्वल टू cos x बिटवीन 0 टू, इसने दिया दूसरा कंसेप्ट में, दूसरा लिखा उसने क्या, दूसरे को समझ लो। दूसरा कह रहा है कि y इक्वल टू कितना लिया उसने, cos x, जहां x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई है। भाई cos x का इंटरवल आपको पता होना चाहिए। cos x यहाँ से उठता है, ऐसे मूव करता है, ये इसके लिए यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, ये 1 होती है इसकी वैल्यू यहाँ पे, ठीक है ना। और ये होता है इसके π/2, और यहाँ पर होता है इसका पाई। तो 0 से पाई पे ब्रेक हुआ एक, तो यहाँ पर cos, और एक हो रहा है यहाँ पर ब्रेक। ठीक हो रही मेरी बात, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। तो 0 से π/2 पर cos पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ है। 0 से π/2 पे cos x पॉजिटिव लिया जाएगा, और π/2 से पाई पे cos नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि नीचे आ गया, जब नेगेटिव लोगे तो माइनस का cos x ऑफ dx आ जाएगा। कैलकुलेट कर लो भाई। cos x का इंटीग्रल होता है कितना भाई, sin x। cos x का इंटीग्रल sin x, लिमिट होगी 0 से π/2, माइनस cos x का इंटीग्रल हो गया sin x, लिमिट हो गई π/2 से पाई। कैलकुलेट कर भाई, बताओ। साइन 90 की वैल्यू 1, 0 रखो तो 0 आ गया, माइनस साइन पाई की वैल्यू भी कितनी होगी 0, और साइन 90 की वैल्यू होगी -1, माइनस और माइनस +2। तो ये तो करेक्ट आ रहा है, इस 2 स्क्वायर यूनिट तो ठीक आ रहा है, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। तो फर्स्ट तो है गलत और सेकंड है ठीक। तो भाई फर्स्ट इज इनकरेक्ट और सेकंड इज करेक्ट, इज टू गुड। ये वाला इसका आंसर आ गया। उम्मीद करूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये ग्राफ समझ में आया नहीं है, नहीं है, चलो करते हैं डिस्कस, आइए। पर तुम्हें मेन 2 ग्राफ ध्यान रखने, देख मेरे दोस्त, कितने ग्राफ कहे मैंने, केवल 2 ग्राफ याद रखिए, एक साइन का और एक कॉस का। ये 2 ग्राफ तो ध्यान रखने। साइन एक्स का ग्राफ हमेशा ऐसे उठता है और सेम एरिया कवर करता है, जितना ऊपर एरिया उतना नीचे एरिया, सेम ही रहती है चीजें, ठीक है ना, सेम दोनों इधर भी। अब मेरी बात समझ, ये होता है 0, ये होता है पाई, और ये होता है 2 पाई, ये होता है -पाई, और ये होता है माइनस का 2 पाई। ध्यान रखना, साइन का एक लूप, यानी एक लूप यहां से यहां तक बनता है, वो बनता है 0 से पाई पे, 0 से पाई पर एक लूप बनता है इसका पूरा का पूरा, ठीक होगी बात। कोस क्या होता है, कोस एक्स कहां से उठता है, बस कोस एक्स के बारे में ये भी ध्यान रख। जो कोस एक्स होता है ये होता है +1, इधर होता है इसका -1, क्योंकि इनमें भी ध्यान रखना, ये +1 होता है और ये नीचे -1, क्योंकि +1 से ऊपर नहीं जा सकता, -1 से नीचे नहीं आ सकता, इस तरह से ये होता है, ये उठता है यहाँ से, इस तरह चलता है। यहाँ तो है -π/2, और ये होता है +π/2, और ये होता है 3π/2, ठीक है भाई, इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं पाई होते हैं, ठीक, ये चीजें होती है। तो ये कोस एक्स अगर आप सेम इस तरह से चलता है इधर की तरफ। समझ में आ गई होगी मुझे लगता है, उम्मीद आपको, ठीक है। इसका एक लूप बनता है, कहाँ है इसका एक लूप बनता है भाई, ये वाला पार्ट, -π/2 से +π/2 पे एक लूप तैयार होता है, -π/2 से +π/2 की। और उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरी, ठीक है ना। तो बस यही अब आपके पास एक क्वेश्चन था जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था, यही मैंने इसमें समझाई है। लिमिट कहाँ कहाँ से ब्रेक हुई, कर्व कहाँ से कहाँ तक गया, 0 से π/2 पे पहला कर्व, पहला रूट यहाँ बना है इसका, दूसरा रूट कहाँ बना है π/2 से पाई। कि सर हम तो 0 से पाई ले लें, नहीं बेटे, 0 से पाई लेगा तो ये वर्क नहीं करेगा, और इसका आंसर वो मैच नहीं होगा जो उसने दे रखा है, ठीक है। और तो अपना क्वेश्चन गलत कर आएगा, क्योंकि 0 से पाई में कोस जो है 2 बार टर्न कर रहा है, एक यहाँ से गया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ से ऐसा आ रहा है, उठ के आ रहा है। तो लूप तो कंप्लीट दिखाओगे ना उसको, कहाँ कहाँ लूप ले रहा है वो, भाई यहाँ से यहाँ पे एक लूप, इसने आधा लूप लिया, और ये पूरा लूप ले रहा है यहाँ से। मेरी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई यहाँ तक इसकी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको मुझे लगता है आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे हम बात करें एक छोटे से कंसेप्ट की, बहुत ही छोटा सा रह गया, क्वेश्चन नंबर 15, जो इस दोनों पार्ट के सेक्शंस वालों के लिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों के लिए भी। भाई देखो, जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ना आराम से। जनरल इंस्ट्रक्शन में B1 B2 इसके लिए लिखे गए, B1 अप्लाइड के लिए लिखा, तो अप्लाइड वालों को अप्लाइड करना है, कोर मैथमेटिक्स वालों को नहीं करना होगा। B2 में क्या लिखा होगा वो चीज देख लेना। B2 में यदि लिखा हुआ है कोर मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स ओनली, तो यानी साइंस वालों को करना है, बस इतनी बात समझ लेना, बस मैथमेटिक्स से। सेक्शन में लिखा मिलेगा जनरल इंस्ट्रक्शन, बी केयरफुली आपको रीड करना है, ओके।
जब यहाँ तक आपने मेरा साथ दिया तो अब इस चैनल को यहाँ तक पहुँचाया है तो आपने इसमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस कंसेप्ट को लेकर कि क्या कह रहा है देखिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करो नहीं दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, ही मैं लिख देता हूँ फिर भी। -2 से 4, ये क्वेश्चन आपको अब दिख जाएगा बहुत अच्छे से। -2 से 4, ये आज पीडीएफ अच्छी नहीं बन पा रही है, कोई बात नहीं, और बेहतर करेंगे सुधार इसमें हम लोग बहुत ही जल्दी अच्छे से, और सैंपल पेपर कराएंगे तो उसमें और क्लैरिटी की अच्छी रखेंगे हम लोग। तो अभी हमारा टारगेट है 15 क्वेश्चन जो मैंडेटरी पार्ट है ना उसको तैयार कराना आपका। ठीक है ना, पहले ये तैयार हो जाए, फिर हम उसकी भी एक वीडियोज अच्छे से बना के आपको प्रोवाइड कराएंगे सेक्शन B1 B2 वाली, जो जिस पार्ट में आपको करना होगा, यानी साइंस वालों के लिए मेन हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो -1 से 2 4 x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ऑफ dx। उसने कहा कि बता इसका सॉल्यूशन कितना होगा, इसका सॉल्यूशन कितना होगा, इसका सॉल्यूशन होगा भाई मेरे हिसाब से -2 से 4 x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f ऑफ dx 41/2। कितना होगा 41/2। हाउ टू सॉल्व इट, अब कहानी समझो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत अपने आप में टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, पहले इसके बारे में आपको पता ना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है, जो भी इसकी वैल्यू होनी चाहिए इंटीजर, greatest integer is less than or equal to x, less than or equal to x, integer less than equal to x, less than होना चाहिए या equal होना चाहिए। और उससे देखो बात समझो, जैसे मैंने लिखा 2.7, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.7 इंटीजर नहीं है तो उसका मतलब इससे लेस देन वैल्यू लिखी जाएगी। अब इसकी लेस देन 2.7 से लेस देन कितनी होती है, तो इंटीजर होना चाहिए ना इसके अंदर, इंटीजर नहीं है। अभी बता 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 1। मैं पूछूं बता 1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि इसके अंदर इंटीजर है, और इंटीजर है तो वैल्यू भी क्या आएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटर है इंटीजर, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, यानी इक्वल भी हो सकता है उससे लेस देन भी हो सकता है, सॉरी ग्रेटर देन नहीं लेस देन सॉरी बेटा लेस देन। जो इंटीजर होगा वो लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये था, अब इसमें बात समझेंगे। ये जो क्वेश्चन उसने पूछा है आपसे, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि भाई बता इसका इंटीग्रल कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, अब तक के जो मेरे 15 क्वेश्चन मैंने करा है उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगानी है इस फंक्शन में, क्योंकि ये एक्स लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, इसकी कब कब वैल्यू मुझे इंटीजर मिलेगी -2 से 4 के बिटवीन, कब कब मिलेगी मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। -2 रखने पर भी मुझे इंटीजर मिलेगा, -1 रखने पर भी, 0 रखने पर भी, 1 रखने पर भी, 2 रखने पर भी, 3 रखने पर और 4 रखने पर। तो -2 और 4 तो उसने दे रखा है मुझे, -2 और 4 दे, ये कहाँ से लाया मैंने, समझ में आ गई ना कि इंटीजर कब मिल रहा है। भाई मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर को उठा लिया और उसकी लिमिट देख ली, -2 से 4 जा रही है, तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए इंटीजर। इंटीजर कब कब मिलेगी मुझे -2 से 4 के बिटवीन, जब मैं -1 रखूंगा इसके अंदर इंटीजर मिलेगा, 0 रखूंगा इसके अंदर इंटीजर मिलेगा, 2 रखूंगा इसके अंदर इंटीजर मिलेगा, 3 रखूंगा तो इंटीजर मिलेगा, सब में क्या रख रहा हूँ इंटीजर मिला। तो लिमिट कहाँ कहाँ ब्रेक हो रही है, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ गया होगा। बस लिमिट ब्रेक करो और स्टार्ट हो जाओ करना। क्या -2 से सबसे पहले -1, ठीक है। अब बात को समझेंगे आप यहाँ पे, x ऑफ dx, चलो अभी लिखते हैं इसकी वैल्यूज को ऑफ dx, कौन सा साइन आएगा वो बाद में देखेंगे। फिर -1 से 0 ऑफ dx, फिर 0 से 1 ऑफ dx, प्लस 1 से 2 ऑफ dx, 2 से 3 ऑफ dx और 3 से 4 ऑफ dx। चलिए -2 से -1 के बिटवीन कोई भी वैल्यू ले लो, -2 से -1 के बिटवीन, ये -2 ये -1, तो -1.5 लूंगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -0.5 का बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, -1.5 तो मैं लिख नहीं सकता, क्या आएगी -2, क्योंकि इससे लेस देन लिखनी, क्या लिखनी इससे लेस देन, क्या लिखनी होगी इससे लेस देन। तो बता इतनी बात समझ में आई तेरे को, नहीं आई, पहले बता बात क्लियर हुई है नहीं हुई है, ठीक है ना। तो बस अब आपका मतलब किससे, केवल इससे मतलब है आपका, इसके में कोई फर्क नहीं पड़ने का, इस पर कोई फर्क पड़ने का, तो फिक्स है भैया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। ये तो बेचारा नॉर्मल बैठा है इसके साथ आ गया, तू ही खेल बस, मेरी बस की नहीं खेलना, तो बस इसे खेलना है तो भाई ये खेल लेगा अपनी तरफ से। अब देखो -2 से -1 के बिटवीन आपने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू -2 आएगी, -2 लिख दे, -2 आएगी और साथ में ये x है, इधर x लिख दिया, -2x ऑफ dx।
-1 से 0 के बिटवीन चेक कर ले, -1 से 0 के बिटवीन, ये -1 है, ये 0 है, तो -0.5 रखेगा, तो इससे छोटी वैल्यू क्या आएगी, -1 ही तो आएगी, तो रख दे यहाँ पे, कितना आ गया भाई, माइनस का x ऑफ dx। 0 से 1 के बीच में छोटा पॉइंट कौन आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा तो x इंटू 0, 0 इंटू एक्स ऑफ dx। 1 से 2 के बिटवीन बता कितनी आएगी, 1 से 2 के बिटवीन 1 आएगा क्योंकि ग्रेड लेस है इसमें, और x इंटू 1 ऑफ dx। 2 से 3 के बिटवीन कितना आएगा, 2 इंटू एक्स ऑफ dx। 3 से 4 के बिटवीन कौन आएगा, 3 इंटू एक्स ऑफ dx। उम्मीद करूँ अब इसका तुम इंटीग्रल कर लोगे, इंटीग्रल करके इसका तो फाइनली आंसर आ जाएगा 41/2 आपको मिल जाएगा। उम्मीद करूंगा कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रल। ठीक है, तो यदि आप इसको तैयारी में लगे हुए सीयूटी की एग्जाम है और मेरी तो इसका बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू x² 0 से 3 पर क्या सोल्यूशन होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं कि सर होमवर्क वाला क्वेश्चन आप ट्राई करा दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये 15 जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको आज कराए हैं, ये दोनों सेक्शनों के लिए, यानी दोनों बच्चों के लिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों के लिए भी और मैथमेटिक्स वालों के लिए भी, यानी मैथमेटिक्स मतलब कोर मैथमेटिक्स साइंस वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए मैंडेटरी है। और 15 के 15 क्वेश्चन आपको 15 5 जाके 75, बहुत बड़ा हैंडसम स्कोर देता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी मिलेंगे इसी सेक्शनों की तरफ से। सेक्शन ए ही रिव्यू में हमारा टारगेट होगा 6 से 7 दिन आपको पहले 15 क्वेश्चनों की एक सीरीज करा दी जाए। ठीक है, उसके बाद आगे हम जल्दी से जल्द और वीडियोस लेके आएंगे साइंस साइड के ग्रुप के बच्चों के लिए अप्लाई होगी। ठीक है ना, ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।